मेरी बैक साइड पर ये जो आप सारी लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी लाइट्स, ये सारा हिंदुस्तान है। और ये सारा इस तरफ, ये सब हिंदुस्तान है। और यहाँ पर ये जो अभी तो खैर रात का वक्त है और मैं आपको व्यूज़ नहीं दिखा सकता, लेकिन सुबह के वक्त मैं कोशिश करूँगा कि ये एरिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसहरा में। सो बेसिकली ये मेरा पहला ट्रैवल वीलॉग होने वाला है और मानसहरा से मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स कश्मीर, और कश्मीर सारा ही तकरीबन इस व्लॉग के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें, जो चीज़ें आपको मैक्सिमम मैं इस वीडियो में दिखा सकता हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा। सो इस वक्त मैं मानसहरा में मौजूद हूँ। ये मेरी बैक साइड पर आप ये देख सकते हैं, लैंड्स ऑफ वैलीज़। सो बेसिकली मानसहरा को लैंड्स ऑफ वैलीज़ भी कहा जाता है। अगर आप नॉर्थ जाते हैं तो आपने इस शहर को लाजमी क्रॉस करना होगा। हर सूरत में आप मानसहरा से गुजरेंगे। तो इस वक्त मैं भी मानसहरा में मौजूद हूँ और यहाँ से हम अपना आज का वीलॉग करते हैं स्टार्ट। वैसे तो मेरा गाड़ियों का चैनल है, लेकिन अब मैं अपने चैनल के ऊपर वीलॉगिंग भी करूँगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मुझे कुछ मेरे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स भी मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? कफ़ायतुल्ला, इमरान शाह, सफ़ीर अहमद, मारुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। पानी चाह दो। बहुत शुक्रिया। तो सफ़र शुरू करने से पहले हम अपने बाइक का जो ट्रिप ए है इसको बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं। और ये ज़ीरो हो चुका है। अब हमें पता चलता रहेगा कि हमने कितना सफ़र किया है। एक चीज़ और भी है कि जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, वीलॉगिंग करते हैं बाइक राइडिंग के दौरान, तो उस वक्त आपका सफ़र काफ़ी स्लो हो जाता है। तो यस, अब जाहिर है काम भी करना है, तो ये चीज़ें तो होंगी ही। तो अभी मैंने वो सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। एक और चीज़ कि अभी मैंने बाइक के बेसिकली पैनियर्स जो हैं वो उतारे हुए हैं, सैडल बॉक्सेस उतारे हुए हैं। मैंने सिर्फ एक टॉप बॉक्स बैक साइड वाला लगाया हुआ है बाइक के साथ, तो जिसकी वजह से मेरे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि स्पेस मेरे पास बहुत कम है। अगर मैं अपने पास सामान बहुत ज़्यादा कैरी करता तो फिर स्पेस का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता। तो जो सामान मैंने अपने साथ रखा है, बड़ा सोच समझ के क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए, जो बेहद ज़रूरत की चीज़ें थी वो अपने साथ रखी हैं। और यस, इस सारे सामान के साथ सफ़र कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त एक ही बैग है। मतलब जो स्टोरेज स्पेस है मेरे पास वो सारी एक ही है। तो उसी के अंदर मेरा कैमरा भी है, उसी के अंदर मेरा स्टोरेज भी है, उसी के अंदर हार्ड ड्राइव भी है, और उसी के अंदर कपड़े भी हैं, पानी भी है। वो सब चीज़ें एक ही बैग के अंदर हैं। तो अब ज़रा सा मसला ये होता है कि जब मुझे कैमरा निकालना होता है तो मुझे उतर कर पूरा बैग खोलना पड़ता है। वो बैक साइड पर जो टॉप बॉक्स है उसको खोलना पड़ता है और उसमें से तमाम तर चीज़ों को साइड पे करना पड़ता है। और फिर मुझे अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और उसके बाद दोबारा से वापस रखना पड़ता है। अब इसमें बाकी तो सब कुछ सेट है, चलो बंदा हैसल वगैरह थोड़ी सी है वो तो कर ही लेता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास बहुत सारा सामान एक ही बॉक्स के अंदर हो और आपको ये डर हो यार कोई चीज़ निकालते हुए कोई चीज़ गिर ना जाए। तो मैं अपनी तरफ से तो मेक श्योर करता हूँ कि तमाम तर चीज़ें कंप्लीटली पैक्ड हों उसके अंदर। बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई भी चीज़ मैं गुम नहीं करूँगा। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ, इस जगह का नाम है कोट के। ये मानसहरा के मकाम पर है। मानसहरा से थोड़ा सा आगे आपका जो पॉइंट आता है सबसे पहला वो ये आता है कोट के। और यहाँ से आगे अभी हम अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू कश्मीर की तरफ। अच्छा, मैं इस वक्त प्रॉपर राइडिंग गियर के अंदर राइड कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर इस वक्त फेस करने को मिल रहा है वो ये कि अब जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो चलाते हुए तो मुझे बिल्कुल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इट फील्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि ठंडी हवा लग रही होती है, तो वेंटिलेशन जैकेट के अंदर भी हो रही होती है, और मैंने प्रॉपर राइडिंग बूट्स भी पहने हुए हैं, तो बूट्स के अंदर भी वेंटिलेशन वगैरह अच्छी हो रही होती है। लेकिन मसला उस वक्त होता है जब आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, तो फिर आपको बॉडी एकदम स्वेटिंग करना शुरू कर देती है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जब आप धूप पर पार्क करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए धूप पर रुकते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। और
ठीक ठाक गर्मी फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं जैसे ही आप राइडिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो सारा मामला बिल्कुल सेट हो जाता है और आपको अच्छी ठंडी हवा लगना शुरू हो जाती है। यार यहाँ से आपके पास सामने नज़ारे शुरू होते हैं ना, वो देखें खूबसूरत तरीन नज़ारे। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको पूरा जो नीचे वैली है वो नज़र आती है। रोड थोड़ा सा ऊंचा है और पूरी नीचे वैली, फ्लैट वैली आपको नज़र आती है जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। अच्छा, अगर आप इस जगह से कभी रात के वक्त गुजरेंगे ना, तो आपको यहाँ नीचे सारी जो घरों की लाइट्स हैं ऑन हुई हुई नजर आती हैं। इवन के पहाड़ों के ऊपर भी घरों की लाइट्स आपको ऑन हुई भी वहां पर सामने नजर आती हैं। तो ये बेहद खूबसूरत मंजर पेश करती हैं ये सारी चीजें। ओके जी, तो हमने तो जाना है काफी दूर, तो अपनी राइड को हम कंटिन्यू करते हैं और अपना सफर जो है उसको जारी रखते हैं ताकि हम रोशनी रोशनी में अच्छा खासा सफर तय कर दें। इस एरिया की एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ से प्रॉपर आपको पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट का आगाज होता है, वो नजर आते हैं। आप अगर ये देखें तो ये साइड पर बहुत सारे ट्रीज हैं। अच्छा, ये सारे पाइन ट्रीज तो नहीं है, यहाँ पर ये मिक्स ट्रीज आपको नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर इनमें पाइन ट्रीज भी आपको मिलेंगे। और जैसे जैसा हम अपने इस सफर को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे आगे पाइन ट्रीज की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होती जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, पाइन ट्रीज भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ का जो माहौल है वो भी फ्रेश होता जाता है। तो ये चीज तो आपको इस सफर में देखने को मिलेगी ही। मैंने बाइक का फ्यूल ऑलरेडी रिफिल करा लिया था, तो अब ये है कि जितने भी एक फुल टैंक में ये चल सकता है हम इसको चलाएंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने हाई ऑक्टेन डाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आगे मुझे हाई ऑक्टेन मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर हाई ऑक्टेन नहीं मिला तो फिर हमें रेगुलर फ्यूल इस बाइक में डालना पड़ेगा और मजबूरी है, अब कुछ और इसके अलावा हल तो है नहीं। कोशिश करेंगे कि हाई ऑक्टेन आगे हमें कहीं से मिल जाए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना मिला तो फिर हम रेगुलर फ्यूल पर ही गुजारा करेंगे, क्योंकि जाहिर है फ्यूल तो चाहिए ही होगा हमें। तो जी हम पहुंच चुके हैं बटरासी इस वक्त, और बटरासी मेरे ख्याल से पाकिस्तान का या मानसहरा का अगर हम कहें तो खूबसूरत तरीन इलाका, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ना सिर्फ यहाँ पर रोड्स बड़े खूबसूरत हैं, कर्वी किस्म के आपको रोड्स मिल रहे हैं। ये जो मेरी लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बटरासी का मशहूर तरीन कैडेट कॉलेज है। तो बटरासी बेसिकली अपनी दो चीज़ों की वजह से मशहूर है। नंबर एक तो यहाँ की खूबसूरती, ब्यूटीफुल किस्म के सीनिक व्यूज़ आपको बटरासी में मिलते हैं। पूरा ही बटरासी ऐसा है कि आप यहाँ से गुजरते हुए आपको लगेगा कि यार आप किसी जन्नत में से गुजरे हैं। ये इलाका पूरा जन्नत से कम नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर मौसम भी बड़ा ही शानदार होता है। और दूसरी जो फेमस इसकी चीज़ है जिसकी वजह से ये मशहूर है, वो है ये मेरी लेफ़्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर की वॉल, ये कैडेट कॉलेज की है। तो ये यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे प्रॉपर कर्वी रोड्स का आगाज़ होगा और आपको लगेगा कि यार आप किसी फॉरेस्ट में से गुजर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेहद ज़्यादा खूबसूरत व्यू पेश करता है। अच्छा, बटरासी तो खूबसूरत है ही, नो डाउट, इसकी खूबसूरती अपनी जगह पर है। और बटरासी के बाद जो इलाका आता है वो भी बेहद खूबसूरत है, उसका नाम है गढ़ी हबीबुल्ला। ये बेसिकली एक टाउन है और मानसहरा की यूनियन काउंसिल भी है गढ़ी हबीबुल्ला, और इसमें आपको डिफरेंट ट्राइब्स के लोग देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप आज़ाद कश्मीर की तरफ जाते हैं तो आज़ाद कश्मीर से पहले आपने हमेशा गढ़ी हबीबुल्ला से ही गुजरना है। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं मानसहरा वाली साइड से, अगर आप एबटाबाद वाली साइड से जा रहे हैं, नथिया गली वाली साइड से जा रहे हैं, फिर तो वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस साइड से गुजरते हैं तो आप लाजमी गढ़ी हबीबुल्ला से होकर गुजरेंगे। एक और चीज़ कि 2005 के ज़लज़ले में गढ़ी हबीबुल्ला काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था, और ऑब्वियसली वो काफ़ी सख्त ज़लज़ला था जिसमें बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और ये सारे एरियाज़ जितने भी मुल्का इलाके थे, ये ठीक ठाक नुकसानात उनको हुए थे। और बेसिकली ये जो गढ़ी हबीबुल्ला है, और बेसिकली ये जो गढ़ी हबीबुल्ला है ये तहसील बालाकोट में ही आता है और मानसहरा से ईस्ट की तरफ लोकेटेड है। अगर आप मानसहरा से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ही आगे ईस्ट की तरफ जाकर गढ़ी हबीबुल्ला देखने को मिलेगा। अजय यार, गढ़ी हबीबुल्ला को क्रॉस करने के दो तरीके हैं। इसमें एक तो आपको बाईपास मिलता है जिसमें आप सिटी को बिल्कुल स्किप करते हैं और बाहर से गढ़ी को स्किप करके आप मुजफ्फराबाद की तरफ निकल जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये वाला रश जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नहीं मिलेगा और आप ट्रैफिक में स्टक होने से बच जाएंगे। गढ़ी वैसे थोड़ा सा गर्म इलाका भी है, यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये काफ़ी गहराई में है और इसके इर्द गिर्द कम्प्लीटली पहाड़ हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर गर्मी भी फील होती है। लेकिन हम बेसिकली शहर में से होके गुजरेंगे, बाईपास वाले रास्ते से हम नहीं गुजरेंगे। शहर भी आपको दिखाना है तो यस, ये ट्रैफिक वगैरह तो थोड़ी सी मिलेगी ही रास्ते में, लेकिन सबसे जो खूबसूरत चीज़ है गढ़ी की वो है गढ़ी का मेन पुल, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये बेसिकली दरिया के ऊपर से गुजरता है और बेहद खूबसूरत
और बेहद शानदार नज़ारा पेश करता है। तो बेसिकली शहर के अंदर से आने का मेन मकसद भी ये था कि मैं आपको ये ब्रिज दिखाना चाहता था, जो कि गढ़ी की शान भी है। अच्छा, गढ़ी की एक और बड़ी अच्छी मशहूर बात है कि यहाँ का कबाब, चप्पल कबाब बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप कभी भी मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हो और आपके गढ़ी से गुजर हो तो यहाँ का चप्पल कबाब ट्राई करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, जो ही आप गढ़ी शहर क्रॉस करते हैं उसके बाद ये एक बड़ी खूबसूरत पैच स्टार्ट होता है और गढ़ी के फ़ौरन बाद वैसे एक पुलिस की चेक पोस्ट भी आती है जहाँ से ऑफिशियली आप कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये एक बड़ी खूबसूरत सा पैच मिलता है। इसमें आपको एक कर्वी सा रोड मिलता है जिसके साथ साथ आप दरिया को चलता हुआ देखेंगे और उसके अलावा ये रास्ता बेसिकली आगे जाता है लवार गली की तरफ। लवार गली गढ़ी और मुजफ्फराबाद से पहले एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है और छोटा सा ही एक पैच है, कोई 1 किलोमीटर से भी बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इलाका है और यहाँ पर बेतहाशा एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अभी आप आगे जाकर वीडियो में देखेंगे भी वो, जो कि काफ़ी डस्टी सा एरिया है और इतना कोई अच्छा एरिया नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पर आपको हर वक्त तकरीबन लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। अच्छा, लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ इस लवार गली का एक चीज़ बुरी ये भी है कि राइट साइड पर आपके पास बेहद बड़ी खाई है। रोड भी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पक्का रोड तो यहाँ पर बनाया जा नहीं सकता लैंडस्लाइडिंग की वजह से। और दूसरी बात ये कि काफ़ी नैरो रोड है जहाँ पर हर वक्त आपको साइडों पर मिट्टी वगैरह काम शाम होता हुआ नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैरियत से मुजफ्फराबाद पहुँच चुका हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:05 और तकरीबन मगरिब से थोड़ा सा पहले का वक्त है और खूबसूरत नज़ारे इस वक्त दरिया के मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त तक का जो सफ़र है वो बेहतरीन गुजरा है, सो फार सो गुड वाला सीन है। और अभी यहाँ पहुँचकर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं यहीं नाइट मुजफ्फराबाद में स्टे करूँ और सुबह सवेरे यहाँ से आगे कश्मीर की तरफ निकलूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहीं से आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं, कश्मीर वाली साइड जाते हैं और आगे रास्ते में हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें रिहाइश मिलती है। जहाँ पर भी हमें स्टे का ऑप्शन मिला वहाँ पर हम रुकेंगे। अच्छा जी, गढ़ी की तरह मुजफ्फराबाद में भी 2 रास्ते आपको मिलते हैं। एक तो आप शहर से भी होकर जा सकते हैं नीलम वैली की तरफ, लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि मुजफ्फराबाद की रश, ओ माय गॉड, अल्लाह बचाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बाईपास वाला रास्ता ले रहे हैं। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये मैं बिल्कुल मुजफ्फराबाद सिटी को बाईपास कर रहा हूँ। बाहर वाले रास्ते से हम लोग नीलम वैली वाले रास्ते की तरफ जाएंगे। आगे जाकर अभी आप देखेंगे एक चौक आएगा जिसमें से लेफ़्ट साइड पर जो ऊपर की तरफ रास्ता जाता है वो बेसिकली नीलम वैली की तरफ जाता है, जिसको हम फॉलो करेंगे। फिर राइट साइड पर आप मुजफ्फराबाद सिटी में भी जा सकते हैं और बाकी डिफरेंट एरियाज़ जो इस तरफ के हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने वहाँ जाना नहीं है इसलिए हम अपना मतलूबा रास्ता अख्तियार करेंगे, जो कि यहाँ से अब आगे ये एग्जैक्ट चौक है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड पर और ये जो सामने ऊपर की तरफ रास्ता जाता है वो आपको दिखाई दे रहा है जिस पर हम जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली है रास्ता जाता नीलम वैली की तरफ। तो बस अब हम आगे जाते हैं और आपको मज़ीद रास्ता भी मैं दिखाता हूँ और आगे पहुँच कर फिर अब आपसे बात होती है। मगरिब हो चुकी है और तकरीबन अभी एग्जैक्टली मगरिब तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत रोशनी इस वक्त बाकी है, इस वजह से कैमरा रिकॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे कैमरा के साथ जो मेरा बाइक के ऊपर कैमरा लगा हुआ है गोप्रो, इसमें सिर्फ 2 बैटरीज़ हैं जिनमें से एक बैटरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और दूसरी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो जब तक ये चल रही है दैट मीन्स कि कैमरा ऑन है। जैसे ही वीडियो रुक गई तो फिर पता आप समझ जाइएगा, जैसे ही वीडियो रुक गई तो आप समझ जाइएगा कि मेरे गोप्रो की दूसरी बैटरी भी डेड हो चुकी है। तो चलें देखते हैं कहाँ तक ये चलता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। हवा चेक कर रहे हैं। हाँ नहीं मानसेरा से। मानसेरा से किधर जा रहे हो? कश्मीर। नीलम? हाँ इस वक्त अकेले ही हो? हाँ। ये करेंगे
हवा, अच्छा ठीक है, सही। इस जगह का नाम क्या है यार? थोड़ी पुल। खोड़ी पुल। अच्छा अच्छा। यहाँ से आगे कमरे वगैरह कितने दूर हैं? रेस्टें वगैरह होती हैं यहाँ से? रेस्टोरेंट यहाँ से आगे टिक्के में जाओ ना, रात को आगे सफ़र नहीं करना। आगे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ से आगे टिक्का आएगा। अच्छा। टिक्का में मतलब इसी तरह का बाजार है, वहाँ पे जाके कहीं भी बोलो आपको कमरे मिल जाएंगे। भी मैं हूँ इधरों, वरना उधर हमारे अपना सारा सेटअप। ओह अच्छा। तो पटेका कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। और रात को आगे सफ़र क्यों ना करूँ? रात को आगे ज़ाहिर मामलात होते हैं, रोड भी आपको पता है अकेली है, ख़तरनाक है। खतरनाक भी है, अकेली भी है। हाँ। बाकी अगर आपने सफ़र करने फिर आकर सुबह करो। अच्छा। यहाँ से जाओ पटिका में, वहीं पे होटल पे आपको खाना वगैरह दिया जाएगा। अच्छा। तो वहीं पे सारा कुछ होगा। नीलम होटल है, बिहार हमें भी रास्ते में जाते वक्त होटल है, लेकिन यहाँ पे ना रुकना, आगे मेन बाज़ार में जाके रुकना, वहाँ पे बाज़ार भी है। पटेका में बाज़ार में? हाँ पटिका बाज़ार में। यहाँ से आगे जाओगे तकरीबन इस बाइक पे तो अगर बंदा चलाए तो 5 मिनट भी नहीं लगते। अच्छा, नज़दीक है? हाँ 5-10 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा सकलेन। अब मैं हूँ इधर, राजा सकलेन। अच्छा। वो मैं इधर हूँ, वरना अगर उधर जाना होता तो फिर हाँ। आपको इंतजाम कर देता। अच्छा अच्छा। किस होटल में जाऊँ यहाँ से मैं? यहाँ से होटल आप जाके वहाँ से किसी भी पूछ लें कि मार्को पोलो होटल है, मार्को पोलो में जाके पता कर लें अगर रिहाइश मिल जाए। अच्छा। वरना नीलम होटल है, नीलम होटल पे आपको VIP इंतजाम मिल सकता है। आजकल क्या रेट चल रहा है कमरों का नीलम होटल में? वहाँ पे उसको क्या नाम है, 1200 ले लेंगे। अच्छा। 1200-1500 ले लेंगे। नीलम होटल में हाँ कमरे अच्छे होते हैं? VIP AC वगैरह पंखे हीटर सब कुछ। अच्छा। आपका है कोई जानने वाला फ़ोन नंबर कोई मिलेगा? मोबाइल मेरा घर पड़ा है। ओह अच्छा, मोबाइल आपके घर है। मोबाइल घर पड़ा है, वरना मैं आगे कॉल कर देता लड़कियों को, आपको कर देते। चले, मैं नीलम होटल में चला जाऊँगा, आपका रेफरेंस दे दूँ वहाँ पर जाकर। जी जी। ओके। तो हवा चेक कर लें, ज़रा जल्दी जाना है तो वो फिर। आपने नाम क्या बताया था इस जगह का? राजा सकलेन यहाँ का। हाँ। यहाँ का कोड़ी पुल। खोड़ी पुल। वो आगे लगा होगा फिर। सही है। आज का पहला चाय का स्टॉप पंजग्राम में, और इस जगह का नाम है पंजग्राम वाटरफॉल रेस्टोरेंट। ये बेसिकली पंजग्राम वाटरफॉल रेस्टोरेंट इसको इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, ये वाली। और आप यकीन मानें कि यहाँ पर इस वक्त शदीद ठंडी हवा है। जैसे आप पूरा दिन गर्मी में घूमने के बाद, बाज़ार में, रोड पर लाहौर की गर्मी में घूमने के बाद अचानक से AC वाले कमरे में आ जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही माहौल है इस वक्त यहाँ पर। और ये है मेरा आज का पहला चाय का स्टॉप। और चलें चाय पीते हैं और साथ इस वाटरफॉल के मज़े एंजॉय करते हैं। ओके जी यार, आज पूरा दिन हेलमेट पहनने के बाद बालों का सत्यानाश हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। अच्छा, चाय मेरी आ चुकी है और ये मेरे सामने पड़ी है, और इसके साथ मैंने मंगाए हैं बिस्किट्स। तो चलें चाय पीते हैं, साथ यहाँ पर नज़ारे देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। और इस जगह का नाम है जहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, ये है बेसिकली पंजग्राम। अब यहाँ से आगे 2 से ढाई घंटे के बाद प्रॉपर नीलम वैली का स्टार्ट हो जाना है। और मैं रास्ते में रूम ढूंढता हुआ आया हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास रूम नहीं मिला, तो मैंने सोचा वाई नॉट, चलो आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फिर सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे और प्रॉपर हम नीलम वैली से आगे अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। तो वक्त हो गया है जी इस वक्त 9:30, और अल्हम्दुलिल्लाह रूम मैंने ले लिया है। और अगर जगह की बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान और इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो आपको प्रॉपर वो कश्मीर वाला व्यू जो है वो भी यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है, वो भी यहाँ पर मिलता है। और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ से आप इंडिया का झंडा भी बिल्कुल सामने देख सकते हैं। और पाकिस्तान से अगर आप जा रहे हैं कश्मीर की साइड पर, तो ये बहुत फेमस जगह है जहाँ से आप न सिर्फ इंडिया का झंडा देख सकते हैं, बल्कि नीचे आपको दरिया की एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ से मनाज़र मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर जो सुबह के टाइम हमें व्यू मिलेगा वो बेहद खूबसूरत होगा और इन्जॉय करने वाला होगा। होप फॉर द बेस्ट। और रूम मुझे बहुत अच्छी जगह पर मिला। और रेंट की अगर बात करें तो सिर्फ 2000 रेंट इसका मैंने पे किया है। रूम का भी मैं आपको टूर भी कराता हूँ, जो कि ठीक है, डिसेंट किस्म का रूम है, सिंगल बेडरूम है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ अच्छा डिसेंट किस्म का है। तो होप फॉर द बेस्ट। और सो फार सो गुड, अभी तक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। यस, थकावट वगैरह हो गई है, काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे था। एक चीज़ ये भी हुई कि मैंने आज का सफ़र थोड़ा देर से स्टार्ट किया, रफली तकरीबन 2:30 बजे के बाद मैंने सफ़र अपना स्टार्ट किया है। तो आते आते काफ़ी मुझे देर हो गई। पहले मेरा इरादा था कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद में रुक रहा था, लेकिन
वहाँ पर मैं नहीं रुका और मैंने ये सोचा कि चलो हम आगे चलते हैं। एक और चीज़ ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो GoPro था उसकी बैटरीज़ दोनों रास्ते में ख़त्म हो गई और मेरे पास 2 ही बैटरीज़ थी। तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक की रिकॉर्डिंग उसने की है वो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद वैसे भी उसके बाद रात हो गई थी और मगरिब के करीब करीब ही GoPro की बैटरी है वो ख़त्म हुई है। तो उसके बाद जो रास्ता था उसको रिकॉर्ड करने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। एक चीज़ मैंने ज़रूर रिकॉर्ड की है, रास्ते में डैम आता है, वो मैं आपको उसके मनाज़र दिखाऊंगा, बेहद खूबसूरत और बहुत शानदार। तो वो मैंने सोचा चलो हम वो, वैसे तो रात का वक्त था, बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो जो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर सका मैंने कहा चलो उसको कर लेते हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी हम जल्दी से फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है, तो मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ और फिर उसके बाद हम डिनर करते हैं और फिर आपसे सुबह मुलाकात होती है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इस वक्त फ़्रेश हो चुका हूँ और टाइम अगर आप देखें तो इस वक्त 10:15 हो रहे हैं और जल्दी से अब हम डिनर करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको अपना राइडिंग गियर दिखाता हूँ और फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहीं पर खाने वगैरह की भी ऑप्शन मौजूद है, तो ऊपर चलते हैं फिर और डिनर करते हैं। राइडिंग गियर की बात अगर करते चलें तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर मैंने अपने पास एक हुडी रखी हुई है। अब ज़ाहिर है पहाड़ों का सफ़र है तो रात के वक्त मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए ये बड़ा काम आएगी। फिर उसके साथ साथ एक मेरे पास ये वर्कआउट वाली टी शर्ट है और ये मैं पहनूँगा जैकेट के नीचे, राइडिंग जैकेट जो होती है उसके नीचे। फिर साथ मैंने ये राइडिंग ग्लव्स रखे हुए हैं, इसके साथ मैंने एक सेट विंटर ग्लव्स का रखा हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर मौसम का पता नहीं चलता, कब सर्द हो जाए, बारिश वगैरह हो जाए, तो उसके लिए विंटर ग्लव्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो राइडिंग ग्लव्स हैं ये मैंने काफ़ी साल पहले ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन ही मंगाए थे। इसके ऊपर ये नकल्स वगैरह भी मिलती हैं और साथ ही ये अब जो है इनका इख्तिताम हो चुका है, ये पड़ चुके हैं। तो राइडिंग ग्लव्स अब नए लेने हैं। साथ अगर आएँ तो हमारे पास ये हेलमेट है, ये जकाई का हेलमेट है जिसको आप स्प्लिट वाला हेलमेट कहते हैं। ये ओपन भी हो जाता है और क्लोज़ भी हो जाता है और इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाइज़र भी है और इसको मैं 2023 से यूज़ कर रहा हूँ। ये बड़ा अमेजिंग किस्म का हेलमेट है। जैकेट की बात करें तो मेरे पास SMK की राइडिंग जैकेट है, ये भी बहुत अच्छी है और इसमें आपको ये कमर के लिए पैडिंग मिलती है, फिर इसके बाजू जो हैं इनके अंदर ये प्रॉपर पैडिंग है, शोल्डर वगैरह पर पैडिंग है, तो ये बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ है। फिर ये मतलब नाइट वेयर है और इसके साथ साथ ये हैं जी मेरे राइडिंग बूट्स जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। फिर उसके साथ साथ कैमरा इक्विपमेंट्स की बात करें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro Hero 8 और इसके साथ 2 अदद बैटरीज़ हैं और यहाँ पर ये एक हार्ड ड्राइव है और उसके साथ ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे SD कार्ड्स वगैरह होते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त मैं बैठा हूँ बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने और ये जो मेरी बैक साइड पर आप एरिया देख रहे हैं ये सारे का सारा ये सारा है जी हिंदुस्तान। और मज़े की बात ये कि यहाँ से व्यूज़ भी आपको प्रॉपर नज़र आते हैं, सारा वो सामने आप देखेंगे, लेकिन वो सुबह के टाइम होगा अभी क्योंकि रात का वक्त है, तो लाइट्स वगैरह तो सामने नज़र आ ही रही हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तकरीबन आधी रात का वक्त है और इनके पास खाने की जो जगह है जहाँ पर ये खाना सर्व करते हैं वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की एक बैल्कनी बनी हुई है जिसमें आपको मतलब आप ये कह लें कि सामने आपके पहाड़ों के नज़ारे हैं और नीचे आपके दरिया बह रहा है और वहाँ पर बैठकर आप खाना खा रहे हैं। अभी तो क्योंकि रात का वक्त है तो व्यूज़ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ वो ये है कि इंतहाई फ्रेश बिल्कुल ताज़ा हवा यहाँ पर चल रही है। और अगर खाने की बात करें तो आधी रात का वक्त है और इनके पास 3 ही ऑप्शंस थी, जिसमें पहली ऑप्शन ये थी कि आप चिकन कढ़ाई बनवा लें। अब उसमें मसला ये था, दिल तो मेरा बड़ा चाह रहा था कि यार चिकन कढ़ाई खाई जाए क्योंकि पूरा दिन आप जब सफ़र करते हैं तो उसके बाद आपको हाई प्रोटीन वाली डाइट चाहिए होती है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल दोबारा से हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि या तो वो फुल मिलती है या वो हाफ़ मिलती है। हाफ़ जो होती है वो बेसिकली 2 से 3 बंदों के लिए काफ़ी होती है, 3 बंदों के लिए भी काफ़ी होती है, वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अकेला बंदा हूँ तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन तो कंसिडरेबल था ही नहीं और इनसे मैं सिंगल पर्सन की ले नहीं सकता क्योंकि जो चिकन कढ़ाई होती है इनका कहना यह है कि वो हम ताज़ी बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर देता है। फिर दूसरी ऑप्शन इनके पास बिरयानी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जब चेक की तो वो ख़त्म हो चुकी थी और मेरे नसीब में सिर्फ़ और सिर्फ दाल बची हुई थी जो कि मैंने अभी ऑर्डर कर दी है और उम्मीद करता हूँ कि खाना तो अच्छा ही होगा। उसके साथ सैलड वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, लेकिन खाने से भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो इनकी ये सिटिंग एरिया है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी बनी हुई है। इंतहाई फ्रेश एयर यहाँ से आपको मिल रही है, दरिया की आवाज़ यहाँ से नीचे से आ रही है और यहाँ पर बैठकर खाने का अपना ही एक मज़ा है। तो मैं सुबह के टाइम कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से व्यूज़ भी दिखाऊँ, लेकिन पहले मैं आपको ये ज़रा इनकी बालकनी और ये सिटिंग एरिया दिखा देता हूँ जो कि नहायत साफ़ सुथरा और नहायत ही अमेजिंग किस्म का है। मेरी बैक साइड पर ये जो आप सारी लाइट्स वगैरह देख रहे हैं ये पूरी की पूरी लाइट्स ये सारा हिंदुस्तान है और ये सारा इस तरफ ये सब हिंदुस्तान है। और यहाँ पर ये जो अभी तो खैर रात का वक्त है और मैं आपको व्यूज़ नहीं दिखा सकता, लेकिन सुबह के वक्त मैं कोशिश करूँगा कि ये एरिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। तो जी भूख का आलम ये है कि आप लोगों को दिखाए बगैर ही मैंने खाना शुरू कर दिया और फिर अचानक मुझे याद आया कि यार आप लोगों को भी दिखाना है।
सो खाना बहुत अच्छा है जी, प्रेजेंटेबल किस्म का है। हमारे पास दाल माश है जो कि बहुत अच्छी टेस्टी बनी हुई है, इसके साथ सैलड है जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी बहुत ही मज़े की है और बिल्कुल फ्रेश सैलड है, और इसके साथ हमारे पास चपातियाँ हैं और ये सारा कुछ है जी आज के हमारे डिनर में। तो चलें खाना खाते हैं जल्दी से और उसके बाद आपसे कल मिलते हैं।